अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है 2021-22 के बजट का, जो कि बहुत अहम है और नए वजीर खजाना है वो पेश करेंगे। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, गो कि हुकूमत जो है वो पिछले खासतौर पे 1-2 महीने की कामयाबियां गिनवा रही है कि इकोनॉमी के शोबे में बहुत ज्यादा कामयाबियां मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इस वक्त मुल्क में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? जो भी इंडिकेटर्स हमारे सामने मौजूद हैं, क्या वो उसका फायदा जो है एक आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और क्या मुतालबात हैं हमारे पैनलिस्ट के आने वाले बजट के लिए, वो भी हम इनसे पूछेंगे। तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गफ्फार साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, सेनेट असेंबली में, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज इलियास साहब, आप चेयरमैन हैं आबाद के। आबाद का मतलब है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, तो इस वक्त बहुत अहम शोबा है पूरे पाकिस्तान में, ये आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम उज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कराची का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है काटी, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, उसके प्रेसिडेंट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम आगाज करते हैं। यहाँ से शौकत तरीन साहब जो कि वजीर खजाना बनने से 2 हफ्ते पहले ही फरमा रहे थे कि जनाब ये तो इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया है और उसको ठीक करने में जो है वो 3-4 साल लगेंगे। और जब वो वजीर खजाना बने तो फिर वो उन्हें इकोनॉमी बहुत अच्छी नजर आने लग गई है। तो अभी भी बहुत सारे जो है वो चैलेंज है। आपके नजदीक क्या सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए? लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो IMF से जो माहिदा किया हुआ है, उस माहिदे पे अगर 100% अमल दरामद आप करते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत मुतासिर होगी, एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगी, और मुल्क की माशत की जो बात कर रहे हैं 5% ग्रोथ और 5.5% ग्रोथ, वो नहीं मिल सकेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आने के बाद कहा कि जी IMF को एग्रीमेंट की रिवीजन जरूरत है, उसको रिविजिट किया जाए। और जिन जिन चीजों पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मैं एग्री करता हूँ माशत के स्टूडेंट और बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए, उन्होंने ये कहा, एक तो ये रेवेन्यू टारगेट जो दिया गया है IMF से, वो 26% ग्रोथ रखी है, यानी 4,963 बिलियन से आप 6,240 अरब रुपए, 26% ग्रोथ है। तो वो कहते हैं कि कोविड के जमाने में 26% ग्रोथ तो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हमारी हुई नहीं है पाकिस्तान के। अब तक भी बड़ी मुश्किल से वो 19-20 करते हैं। तो आप ऐसा बोझ डालेंगे तो उससे बिजनेस कम्युनिटी तकलीफ में आ जाएगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने को कह रहे हैं IMF, ये अगर आपने बढ़ा दी तो हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई है ये ठप हो जाएगी। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की जब मीटिंग हुई थी तो हमने उनको रीजनल रेट दिए थे और ये बतलाया था कि 7.5 सेंट्स बिजली पर किलोवाट और $6.5 पर MMBTU गैस की कीमत आप हमें दें। ये दूसरी कंट्रीज भी यही चार्ज कर रही हैं और फिर आप एक्सपोर्ट दे के हम पे छोड़ दें। और फिर हुआ भी ऐसा कि आप $2 बिलियन माहाना से ज्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, क्योंकि वजीर आजम साहब ने वो टैरिफ दिया। लेकिन ये टैरिफ है सिर्फ जून 2021 तक। और इस वजह से जब टेक्सटाइल पॉलिसी गई काबीना में पिछले दिनों, और ये दोनों चीजें उसमें शामिल थी, तो उसको रोक दिया गया कि IMF नहीं एग्री कर रहा है। तो इसके माने है कि IMF बढ़ाने के लिए कह रहा है। और बढ़ा कितना कह रहा है? 1,000 अरब रुपए 6 मरलों में बढ़ाएं। इस साल 605 अरब रुपए, नेक्स्ट ईयर 502 अरब रुपए। तो ये सब चीजें अगर आपने सनत को निचोड़ने 7% तो बिजली में फौरन जो बढ़ाया 7% बिजली का रेट बढ़ाया जाए। हाँ। अब देखें, बिजली के रेट हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और दुनिया के एडजस्टमेंट भी उसमें डाले हुए, बल्कि आपके जो रेट बढ़ाने की उन्होंने तजवीज दी उसमें एक जुमला मुझे बड़ा चुभा, और वो ये था 10% सर्कुलर डेट सरचार्ज, यानी सर्कुलर डेट जो 2,400 अरब रुपए तक पहुंच गया है, वो कम नहीं हो रहा है। तो उसका अदायगी के लिए, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो 1200 था, डबल हो गया पड़े। तो उसकी अदायगी के लिए बिजनेस कम्युनिटी से आप 10% और लोगों से लेना शुरू करें। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने TND लॉसेस की वजह से या अपने जो डिस्कोज है उनकी पेमेंट अदायगी वक्त पे न होने की वजह से या कुंडा और चोरी की वजह से जो नुकसानात हैं वो आप उनसे कब तक वसूल करते रहेंगे? जो ईमानदार
गुड कस्टमर हैं, गुड कंज्यूमर्स ठीक है। हैं। तो इस पे भी मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत इतने रफ्तार से बढ़ाना सनत के लिए नुकसानदेह होगा। तो पहली चीज तो मैं एतराफ करता हूँ शौकत तरीन साहब का कि उन्होंने बहुत ही मुनासिब बातें कही और हम सपोर्ट करते हैं कि ये चीजें इस वक्त नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा टेक ऑफ होना शुरू हुआ है और पाकिस्तान एफबीआर ने, मैं डॉक्टर अशफाक साहब जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू है ऑपरेशन और चेयरमैन एफबीआर से बात कर रहा था, जो रेवेन्यू टारगेट कोविड में करके दिखा दिए वो छन्नी में पानी लाने वाली बात थी, लेकिन कर दिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी काविशें, उन्होंने हर टारगेट सरपास करा है, लेकिन 20% तक अगर आपकी ग्रोथ हो जाए रेवेन्यू की, मैं समझता हूँ हमें सलाम करना चाहिए। आपने तो 26% ग्रोथ की बात करें इस इंडस्ट्री से कोविड में। देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसने कोविड में बाउंस बैक किया, यानी हमारी सनत भी चलनी शुरू हुई, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़नी शुरू हुई, चाहे हुकूमती पॉलिसियों की वजह से या अल्लाह ताला का करम, ये व्हाटएवर। अब हम नहीं चाहते कि ये जो ऑर्डर में बाहर से मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हालात खराब है, बांग्लादेश में उनका एतबार इतना नहीं है, खुदारा को ऐसा डिसीजन ना कर दें कि हमारी मुकाबलती सकत जो है वो मुतासर हो। ठीक है बिलाल गफ्फार साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम 2013 का मंशूर देखते हैं या 2018 का मंशूर भी हम देखते हैं, और खास तौर पे पीटीआई ने जो 10 निकाती एजेंडा पेश किया था कि 100 दिन के अंदर जो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, अब तो खैर 3 साल होने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ बुनियादी बातें थी कि इंसाफ पर मबनी टैक्स का निजाम नाफिज किया जाएगा और हर किस्म की आमदनी पे टैक्स होगा। तो वो हर किस्म की आमदनी पे टैक्स भी अब जो है वो अभी तक नहीं लग सका है, और उसके अलावा 18,000 अरब टैक्स जमा करके दिखाया जाएगा। तो 4,700 अरब से ज्यादा नहीं हो सका, 5,900 जो है वो टारगेट रखा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि तीसरे बल्कि चौथे एक तरह से वजीर खजाना जो है इस छोटे से टाइम के अंदर मौजूद हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब पिछली हुकूमत के बजाय इस हुकूमत से सवाल हो रहा है कि आप अपने दौर में क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, पैनल भी बड़ा जानदार पैनल है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं कोई डिटेल्स में बैकग्राउंड पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब 2018 में हमारी जो हुकूमत आई थी तो आपके पास $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो आपने पूरा करना था। वो आप $20 बिलियन का जो या तो आप लोन लें या आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करें, या आप जो स्टेट बैंक है वो जो कि करेंसी नोट्स है वो प्रिंट करके डेफिसिट फाइनेंसिंग करें। सिंपल मैं अवाम को ये बताना चाह रहा हूँ। आज हम खड़े हैं करंट अकाउंट सरप्लस में, जो तो ये आगे भी रहेगा क्या? देखिए, मैं क्योंकि पिछले साल सूरत-ए-हाल रही, वो तेल की कीमतें कम हुई, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, फिर आपने इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम की, तो क्या ये आगे भी असर? आपने बहुत अच्छा रेलेवेंट सवाल पूछा। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा जो ग्रोथ आती थी ना, वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती थी। हमारी जो कंजम्पशन जो पॉलिसी है वो हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ में नहीं जा रहे, हमारी है इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां पे आपकी जॉब क्रिएशन हो, वहां पे आपके गुड्स की प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और आपकी ग्रोथ आए। अब आप देखें कि एक साल पहले चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 1.5% से 1.9% के बीच में थी, और आज हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन 4% है, और एक्सपेक्टेड है कि बाई जून एंड हमारी जो जीडीपी जो एंड होगी वो 4.5 में भी 4.5%, 4.7 तक 4.75 तक की इंडिपेंडेंट रिसर्च किया ना, ये प्रेडिक्शंस आएंगे कि जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। आपका 2007 के बाद सबसे बड़ा आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आया, विच इंडिकेट्स कि आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो चल पड़ी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत मिली थी तो हमारी इकोनॉमी आईसीयू में थी। हमने फर्स्ट एड किया, फर्स्ट एड के लिए हमने मुश्किल फैसले किए, और आज उसके समरात अवाम को मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं, बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहे हैं, और अब हम वो स्टेबिलिटी पे आ गए हैं, और अगले 2 साल 2021-22 और 2023 वो ग्रोथ का साल होगा। और मैं समझता हूं कि अगले साल जो 22 में है, अगर हम 5.5 या 6% की भी अगर हम जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लें तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आने वाले बजट के हवाले से आज खुसूसी डिस्कशन हम कर रहे हैं। सलीम उज़्ज़मा साहब, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे मौजूद हैं। हमने वहाँ पे आपके साथ उधर भी प्रोग्राम किया है और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बात की है। साइट में भी हम गए, जो कराची का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ की सड़कों का हाल है, जो चीजें वो भी हमने दिखाई सामने। तो असल जो एक्सपोर्ट है या असल जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जीडीपी ग्रोथ बढ़नी है, वो उसी वक्त बेहतर हो सकती है कि जब इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट हो हुकूमत की। तो क्या सपोर्ट है या क्या मुतालबा है आने वाले बजट में आपका? जी, थैंक यू रिजवान। बिल्कुल, आप तशरीफ लाए थे कोरंगी एसोसिएशन में भी, उस वक्त भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उस वक्त भी हमने आपको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं या जो हमारे दूसरे मसाइल हैं उसके हवाले से हमने आपसे काफी जिक्र किया था। देखिए, ओवरऑल जो इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट जो रिक्वायर्ड है, अब जब हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट की, तो मैं समझता हूं कि बजट के अंदर इंडस्ट्री को जितना मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए उतना ही इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, उतना आपके पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। हमारी जो रिलीफ इस वक्त जो हमें रिक्वायर्ड है इंडस्ट्रीज को, अगर इस वक्त जो पहली चीज ये कि नए टैक्सेस, कोई नई ड्यूटीज जिस तरह से बातें होती हैं या रेट इंक्रीज की बातें चीजों के ऊपर, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बजट होनी चाहिए। इसको तो हमें सोच भी नहीं सकते जो करंट हालात हैं। यस, बातें बहुत हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स अगर हम बात करते हैं, हम ये करते हैं कि इस महीने में हमारी इतनी एक्सपोर्ट हुई है, पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। तो देखिए, पिछले साल लॉकडाउन था, हम उसको जो कॉन्करिंग मंथ है अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो वो ट्रू फिगर नहीं होती। हमें जब जाना होता है, हमें अगर कंपेयर करना होगा तो जो पूरे साल का एवरेज आएगा, पूरे साल की फिगर्स आएंगी, उसको फिर आप देख के कह सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई या कितनी इंक्रीज हुई या नहीं हुई। तो अभी जो है ये कहना कबल वक्त होगा कि हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पे अगर हम बात करते हैं जैसे होम केयर, टेक्सटाइल, तो उसके अंदर इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर जो आपके जो अपैरल्स हैं उसकी एक्सपोर्ट इस वक्त डिक्लाइन की तरफ है। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है अभी भी इस वक्त, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो है इंक्रीजिंग कॉस्ट का। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, वो अगर इसी हिसाब से ऊपर जाती जाएगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। हमें एक बेनिफिट कोविड के हवाले से भी मिला कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज बंद हो गई थी, लेकिन अब तमाम जगहों पे चीजें रिवाइवल की तरफ हैं और बहाली की तरफ हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही हैं। तो हम अगर अपनी कॉस्ट को कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको नए टैक्सेस, नई ड्यूटीज के हवाले से तो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सेकेंडली ये कि हमें अपनी कॉस्ट को कम करने के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस पर देखनी होगी वो ये कि जो हमारे रिफंड्स के मैटर्स होते हैं, तीन टाइप के मेनली रिफंड्स होते हैं, सेल्स टैक्स के रिफंड हैं, इनकम टैक्स के रिफंड हैं और डीएल के जो रिफंड्स होते हैं, ये इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए करंट गवर्नमेंट को कि इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया और बड़े ट्रू स्पिरिट के साथ इन्होंने रिफंड्स के प्रोसेस को, खासतौर पर सेल्स टैक्स रिफंड के प्रोसेस को इंक्रीज किया फास्ट। जी बिल्कुल, जो पिराल का जो सिस्टम था उसके थ्रू उन्होंने इसको किया, लेकिन अब उसके अंदर दोबारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जो बग्स आ रहे हैं, उसकी वजह से वो प्रोसेस एक दफा फिर रुक गया है। तो उन बग्स को एक तो फौरी तौर पे रेक्टिफाई करें ताकि वो जो प्रोसेस है वो जो रुक गया है वो दोबारा बहाल हो सके। सेकेंडली ये कि जितने भी रिफंड्स हैं उसको करंट बजट के अंदर डाला जाए। वैसे आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, अभी ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि सबसे ज्यादा फोकस प्राइम मिनिस्टर का वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ओवरऑल रहा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी आपके सामने है और गो के ये ख्याल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उस वक्त थोड़ा सा जब हुकूमत का पहला साल था तो उस वक्त इस तरफ नहीं आ सकी हुकूमत, लेकिन अब लॉकडाउन के अंदर ये इंडस्ट्री नजर आई कि इससे बहुत सारी इंडस्ट्री वाबस्ता है, अगर ये चल गई तो बाकी इंडस्ट्रियां भी जो है वो चल जाएंगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि चले देर से आए, थोड़ा स्टार्ट से आते, उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि शायद लोग अपना जो पैसा है वो इधर इन्वेस्ट करते हैं, सारा पैसा यहाँ लग जाता है, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे जो हम इस हुकूमत के पहले साल में देख रहे थे। लेकिन इस साल में जो है वो काफी फोकस हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि मुतमईन है रॉ मटेरियल जो आपको मिल रहा है या बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं या जो इम्पोर्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है? पिछले साल जब ये कोविड का हम फेज गुजर रहा था तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, तो कि आज भी मुश्किलात हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन एज अ मदर इंडस्ट्री, इसको कभी भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था, जो कि हम पिछले 50 साल से इसका मुतालबा करते रहे, और ड्यूरिंग द कोविड अप्रैल 2020 में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और उसी के साथ साथ
ہمیں پتا ہے کہ جب کووڈ پوری دنیا کو جس طرح سے ہٹ کر رہا تھا اور اس میں پریشانیاں مشکلات پیش آ رہی تھیں، پاکستان کے لیے بھی اسی طریقے سے مشکلات آ رہی تھیں، لیکن جو موجودہ گورنمنٹ نے جولائی میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ اکنامیکل سائیکل کس طرح سے کنٹینیو رہے اور اس میں جو ہے مزید سے مزید اس دوران بہتری لائی جا سکے، تو ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے بات ہم کر رہے ہیں آج آنے والے بجٹ پر 2021-22 کے حوالے سے، اور بڑا زبردست ہمارا پینل ہے. گو کہ بڑی پازیٹیو باتیں آج ہمارے پروگرام میں ہو رہی ہیں، ہمیشہ ہی ہوتی ہیں لیکن آج کچھ زیادہ ہو رہی ہیں اور حکومت کی تعریف بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، یہ فرمائیں کہ گو کہ حکومت مسلسل چیلنج اپنے بتاتی رہی ہے، پچھلی حکومتوں میں زیادہ تر چیزیں جو ملبہ ڈالتی رہی ہے، لیکن اس کے اپنے خود فیصلے بھی کچھ کوئی بہت اچھے نہیں رہے ہیں. تو وہ بلکہ میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ میں کہوں کہ آپ فرمائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کون سے فیصلے تھے کہ جو کہ بہت نقصان دہ رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر وزیر خزانہ بھی تبدیل ہوتے رہے. تو اب ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ غلط ہو رہی ہیں اور انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ حکومت نے 2 بلنڈر کی، جی، غلطی نہیں، مسٹیک، بلنڈر. 2 بلنڈر جو تھے وہ ایک تو یہ تھا کہ مارک اپ ریٹ، پالیسی ریٹ جس کو اسٹیٹ بینک کے کہتے ہیں، بڑھاتے 13.25% پہ لے گئے، جس سے بینکوں کے لینڈنگ ریٹ 15 اور 16% پہ ہو گیا. 16% پہ میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو نہ کوئی صنعت لگا سکتا ہوں اور نہ وہ وائبل ہوگی 16% 17% کے اوپر. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہمارا روپیز جو ہے اوور ویلیو ہے، تو انہوں نے ڈی ویلیوشن کرا 35%. پاکستانی روپے کی قدر 35% کم کر دی گئی، روپے 168 روپے پہ پہنچ گیا. صحیح، اس سے آپ کی امپورٹ بیس جتنی بھی تھی اس کی قیمتیں بڑھ گئیں. پیٹرولیم مصنوعات آپ کی 12 سے 13 بلین ڈالر سالانہ ہوتی ہیں، جو ضرورت ہے آپ کی، ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اور ایک طوفان آ گیا مہنگائی کا. پھر انہوں نے ریئلائز کیا بھائی یہ تو غلطی ہو گئی ہے، چلے پھر انہوں نے ریورس کیا، مارک اپ کو اب 7% پہ لے کر آئے اور روپی کو بھی مستحکم کرا انہوں نے 53 پہ 154 روپے کے اوپر کرا. لیکن 6,000 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. 6,000 ارب روپے کا اس کھیل میں نقصان ہو گیا. دوسری چیز، اس حکومت نے چلو اس کو انہوں نے درست کیا، لیکن ایگریکلچر سیکٹر کا جو ہمارا بریڈ کی ہڈی ہے، جو پاکستان ایک زرعی صنعتی ملک کی حیثیت سے وجود آیا ہے، جو 13 ملین بیل کاٹن ہوتی تھی تو وہ میرے اسپننگ مل یوز کرتے تھے ہم اور یان بنا کے دنیا کو بیچتے تھے، کپڑا بنا کے، وہ 6.5 ملین بیل رہ گئی ہے. تو آپ نے ایگریکلچر کو نیگلیکٹ کرا. آپ کو فلور بھی یعنی گیہوں بھی امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، شوگر بھی امپورٹ کرنی پڑی. اس میں مین ہے ڈیمانڈ سپلائی میکنزم آپ مینٹین نہیں کر سکے، اور پرائس کنٹرول، 2 چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مینٹین نہیں کر سکے. تو اس کی وجہ سے قیمتیں چھوڑو گے. آج 20 روپے کا نان ہے، 20 روپے کا نان آپ ایک آدمی جو 10 نان لے کر آتا تھا گھر کے 5 لے کر آئے گا اسی پرائز میں. اب وہ آدھے کھلائے یہ آدھوں کو بھوکا سلائے، مجھے نہیں میں کہہ سکتا، سوچنا بھی میرے لیے ایک اذیت ناک بات ہے. بٹ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس حکومت کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے تو میں کہوں گا مہنگائی مہنگائی مہنگائی. سلیم بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں، یہ فرمائیں کہ یہی سوال ایک تو میرا آپ سے ہی ہے، اس میں اضافہ صرف یہی ہے کہ خاص طور پر ایکسپورٹرز جو ہیں اگر ٹیرف ریٹ بڑھتے ہیں بجلی کا، گیس کا، اور اب تو پانی کا بھی بڑا جو ہے وہ بل آ رہا ہے، پانی نہیں بھی آ رہا ہے تو پھر وہ خریدنا پڑ رہا ہے، تو ساری چیزیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا انڈسٹری کو، کیا کس جگہ پہ پہنچے گی؟ جی رضوان، دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کوئی نئی کاسٹ انکریز کو تو ہم اس وقت امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈسٹری اس وقت جس کاسٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے اس سے مزید یہ سمجھے کہ 1% بھی آگے جانا انڈسٹری کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انڈسٹری اس پہ آگے نہیں جا پائے گی، چاہے وہ بجلی کا ٹیرف ہو، چاہے وہ گیس کا ٹیرف ہو. پانی کا ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے. پانی اس وقت جو ہماری بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ واٹر انٹینسو انڈسٹریز ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹوٹلی کولیپس ادارہ ہے جو کہ اپنی سروسز نہیں پرووائڈ کر پا رہا، پانی نہیں پرووائڈ کر پا رہا. اس کو جو خریدنے کی کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ویسے کمپیٹیٹو ہوئے ہیں. اس میں جو آپ نے بات کی کہ حکومت کے اس وقت چیلنجز کیا ہوں گے یا کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ
नहीं ज्यादा परफॉर्म कर पाई। तो मैं समझता हूँ देखें कराची को हुकूमत को ओन करना पड़ेगा। इस वक्त कराची की हम बात करें इन जनरल, हम इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें इन पर्टिकुलर, हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है, हमारे इस वक्त कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जो कि यहाँ पे इनिशिएट हुआ हुआ। यस, हमने बातें बहुत सुनी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो एक नेक नियति के साथ वज़ीर आज़म साहब ने 1200 अरब 250 अरब और ये जो मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं ये मटीरियलाइज होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी जो सूरत हाल है ये सारी बातें हैं और अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की आप सूरत हाल देख लें। आपके पास इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इंडस्ट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है वो बेहतर हो ताकि बाहर के बायर्स आ सकें। ठीक है, आजकल कोविड की वजह से इतनी ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत होती है उसकी वजह से जो आपके जो कॉस्ट मजीद एडअप हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहतर होनी चाहिए। सेकेंडली मैं समझता हूं कि जो आप अगर ये देखें ना कि जो पानी वगैरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स अब इस वक्त हुकूमत की इस वक्त की नीड है कि कराची के लिए ये स्टार्ट करें, क्योंकि अगर ये स्टार्ट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फयाज, ये फरमाएं कि ये जो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं उससे रिलेटेड कम से कम 30 से ज्यादा इंडस्ट्री है जो रिलेटेड है, तो इस वक्त किस जगह पे खड़े हुए हैं हम? क्या वाकई रोजगार जनरेट हुआ है बड़े लेवल पे या प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, आगे इंडस्ट्री चल रही है? कुछ कितना बड़ा तबका है, कितने लोग हैं जो इस सिस्टम के अंदर आए? देखिए, पहले तो इस कंस्ट्रक्शन से जो है 70 से जायद वो इंडस्ट्री हैं जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, देखिए सप्लाई एंड डिमांड, इस वक्त अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से जो रॉ मटेरियल जो हमारा इंपोर्ट होता था उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स हैं कि जहां रेट्स और प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट की जो वेसल्स की जो इसकी जो है वो जो अवेलेबिलिटी नहीं है, शिपमेंट्स जो है उसमें जो है इसके ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो बढ़ गए हैं। बट ऑन दी अदर साइड जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी उन सारी मुश्किलात को फेस करते हुए अपनी प्राइसेस मनमानी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। अब वो सारी इंडस्ट्री जो इससे मुंसलिक है, आज सप्लाई अगर है और आज डिमांड ज्यादा है, तो आज देखें इस वक्त हमारी जो सीमेंट की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 54% वो बढ़ गई है, स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे बढ़ गई है। तो लेकिन इन सारी चीजों के साथ हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वो प्राइस जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको भी हमें जैसे कंट्रोल रखने के लिए हमें गवर्नमेंट से हमने कहा कि पिछले दिनों कि सरिये की कीमत जिस तरह से बेतहाशा बढ़ती जा रही है, पिछले 8 महीने में ये तकरीबन कोई 45% जो है ये प्राइस बढ़ गई। जो सरिया हम 98,000 ये 1 लाख रुपए पर टन रहते थे, पिछले 8 महीने में ये 1,42,42 और जो है ये 43,500 रुपए में आज हम परचेज कर रहे हैं, जिसके नुकसानात जो है वो क्या है कि अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, आगे अल्टीमेटली ये काम जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में तो ये किस तरह से काम होगा और अल्टीमेटली इसका सारा जो वजन जाएगा या बोझ जाएगा वो एंड यूजर या जो पब्लिक है उसके ऊपर जाएगा। तो एक तो ये है कि जो इसमें माजी में जो इसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज या एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज जो इसमें ऐड की गई थी उस वक्त जब ये इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई थी और पिछली गवर्नमेंट से जो लोकल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ये ड्यूटीज ऐड की थी जिसमें एंटी डंपिंग भी शामिल है, तो हमने कहा फिल फॉर इन ड्यूटीज को आज खत्म किया जाए जब इंटरनेशनल मार्केट हायर रेट्स पे है, ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कर सके और लोकल जो प्रोड्यूसर है वो भी इसमें सर्वाइवल उनका रहे। और उसके साथ साथ खास तौर पर उस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुंसलिक है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी कर रही है 10%, 80% तक का जो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कभी भी इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट नहीं करते थे। मैं समझता हूँ देखिए जहां अच्छी चीज हो उसको आपको बात करना जरूरी है और जहां बुरी चीज हो वो भी आइडेंटिफाई होना जरूरी है। मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कभी भी इस इंडस्ट्री के साथ नहीं थे, उन्होंने स्टेट बैंक को जो इंस्ट्रक्शंस दी और अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ आज पूरे पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका 5% ऑफ द पोर्टफोलियो पहले फेज में इन्होंने मख्तस किया कि ये अमाउंट आपको इस इंडस्ट्री में यूटिलाइज करनी है, जो कि 378 अरब रुपया बनता है, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग में भी आपको फंड्स करेगा और जनरली जो ऑनगोइंग या रूटीन कंस्ट्रक्शन है उन प्रोजेक्ट्स में भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या मॉर्गेज फाइनेंसिंग दी जाएगी, जो कभी भी हमारी सोच में नहीं था कि ये बैंक्स करेंगे। हम पहले बैंक कॉमन बात है अमेरिका में और बड़ी कॉमन फाइनेंसिंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है
इस हुकूमत ने, जो मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। दुनिया भर में हमें ये दिखता, हम नजर आता था कि वहाँ बड़ी आसान है, हमारे लिए ये चीज बड़ी मुश्किल थी। आज बैंक्स, हम किसी जमाने में हम बैंक्स के पीछे थे कि आप फाइनेंसिंग करें, आज बैंक्स हमारे पीछे है कि आप हमसे फाइनेंस लें और हम वी आर रेडी टू गिव यू उसमें। ठीक है, एक थोड़ा आपके तवज्जो से एक छोटी सी बात और मैं मौजूदा गवर्नमेंट को कन्वे करना चाहूंगा कि जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी, जो स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया है बिकॉज ऑफ कोविड में, और जो हमारे खास तौर पर सिंध में जो मसले मसाइल हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से अप्रूवल्स के रिलेटेड, उसमें उस तरह से खातिर ख्वाह काम या अप्रूवल्स नहीं हो सकी हैं, तो हमें इस सिलसिले में जो है मजीद 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए ताकि जो इन्वेस्टर या जो इसमें काम करने वाले लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको भी वो बेनिफिट ले सके इस एमनेस्टी स्कीम का, और गवर्नमेंट को भी है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। भरपूर मुतालबा आपका जबरदस्त जो है सामने आ गया है। बिलाल, वेरी क्विक क्लास में अब थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि हम बात करते हैं जो भी रेमिटेंसेस आई हैं 73 बिलियन डॉलर की एक बड़ा अमाउंट है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा है। अब फ्यूचर में करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से भी चैलेंज है, पेट्रोल की प्राइसेस भी जो बढ़ेंगी तो उसमें देखना होगा कि हमारा कहाँ जो है वो कितनी पेमेंट करनी है। फिर दूसरा, इंपोर्ट्स आप ज्यादा रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर इंपोर्ट रोक दी जाएंगी तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाएगी, फिर खासतौर पर रॉ मटेरियल जो है उस पर टैक्सेस जो है वो कम करने होंगे। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपकी नजर में क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? देखें, जो सबसे खुशाइन बात यह है कि आपके रेमिटेंस में ग्रोथ है और आपके एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है। ये 7वां कंसेक्यूटिव महीना है कि जहां पे आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस $2 बिलियन से माहाना एक्सीड कर गई है। अगले साल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके जो रेमिटेंस होंगे वो 28-30 बिलियन डॉलर के बीच में होंगे, और 25-26 बिलियन डॉलर का अगर हमारा एक्सपोर्ट का अगला टारगेट होगा तो हम अचीव कर सकते हैं विद जो अभी ग्रोथ अभी आई है। तो ये तकरीबन 55 बिलियन डॉलर आपका रेमिटेंस और ये आपके इन्फ्लोज बनता है। और अगर आपका इंपोर्ट जो एक हिस्टोरिकल लेवल पे था 55 बिलियन डॉलर का, अगर वो आप इंपोर्ट आप नॉर्मलाइज भी करते हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी देते हैं, तो फिर भी मैं समझता हूं कि आपको करंट अकाउंट का कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इनफ्लोज है उतना ही आउटफ्लोज है। प्लस जो मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें $1 बिलियन से ज्यादा का इनफ्लो आ चुका है। इसी तरीके से जब हमने यूरो बॉन्ड इश्यू किया था तो हमें $2.5 बिलियन लेने थे और हमें $5 बिलियन से ज्यादा पेशकशें हुई। आज हमारा एक और बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में इश्यू हो रहा है, उसमें भी बहुत जबरदस्त हमें इंटरेस्ट आया है। तो ये वो बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो 1 साल के अगर आप कंपेयर करें तो बहुत इंप्रूव हुआ है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। और आज आप देखें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज ने आज अपना एक और नया रिकॉर्ड बनाया और 2 बिलियन शेयर से ज्यादा, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना काम नहीं हुआ, और तकरीबन 57 अरब रुपए की वैल्यू डील हुई है। तो ये वो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है। आप जो कंपनीज हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मैं ये समझता हूं कि जो मैंने आपको जो पहले कहा था कि आपका जो अगले 2 साल होंगे वो हमारी पॉलिसीज भी प्रो ग्रोथ पॉलिसीज होंगी। और आप देखेंगे कि आसान अल्फाज में अवाम को रोजगार और महंगाई जो बड़ा चैलेंज है, देखें एक रोजगार जो आप जो कह रहे हैं कि महंगाई उसमें बिल्कुल है ना इश्यू है, उस पर हम सप्लाई साइड को बेहतर कर रहे हैं। और जो आपके जो प्राइस कंट्रोल का जिस तरह बेग साहब ने कहा, वो आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसीज हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उस पर भी हम कर रहे हैं। और आप देखें कि जो इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की तो इस बार व्हीट भी हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर केन हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी आपके कमोडिटीज की जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी। और दूसरा आपने कहा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ी है, और इस बार गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू पे हिट लिया है। और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो 20 रुपए 25 रुपए एवरेज होता था, वो अब 7.5 और 10 रुपए के बीच में आई है। तो हमारा एक जो कोशिश है कि आम आदमी को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करके मुल्क में जो जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारा अगले साल 5.5-6% का टारगेट है, उसको अचीव किया जाए। ठीक है, वेरी क्विक सर, ये मैं जरा
आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके नजदीक जो बड़ा कंसर्न जो है वो महंगाई और रोजगार ही है, तो उस हवाले से वेरी क्विक एक बात आप बस कर दें। पहली चीज जो रेमिटेंसेस बढ़ी है इसका पूरा क्रेडिट जो है वो हवाला हुंडी पे जो पाबंदी है FATF की, फिर लोग ट्रैवल नहीं कर सके, आ नहीं सके, दूसरा आगे देखिए सिर्फ 4 घंटे जब मैंने पहली मरतबा 6 महीने पहले की तो लोग ने कहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, अब 7 महीने हो गए ये सस्टेनेबल फिगर है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसीज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। खुशाइन बात है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ये देखना है कि शौकत अजीज साहब ने जो हायर ग्रोथ की बात की और जॉब क्रिएशन की बात की है, नई सनतकारी की बात की है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की है, बिजली और गैस की कीमतें ना बढ़ाने की बात की है, एडिशनल नए टैक्सेस ना लगाने की बात की। अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो आज मैं आज के पूरे प्रोग्राम का मैं उन्हें क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि यही वो चीजें जो हमारे मसाइल हैं। देखिए सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी है, यानी 2018 में सिर्फ 5 अरब डॉलर हुई थी और यहाँ पे 2 साल 9 महीने में 3 अरब डॉलर। हमारा इससे बड़ा जो बम है ना, जो फिर हमारी उम्मीदें अल्लाह ताला से लग जाती हैं, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। हमें $25 बिलियन की पेमेंट करनी है, कर्जों की अदायगियां। हमारे वो जो गिनवाया 25 बिलियन एक्सपोर्ट और 30 बिलियन चले रेमिटेंसेस, और क्या जी 55 हो गया तो हमारा इम्पोर्ट भी 55 है। मेरे भाई ये जो $25 बिलियन बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी ये कर्जों की अदायगी, बैरूनी कर्जों की अदायगी जो है, ये है बम हमारे लिए, और ये बढ़ते जा रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 116 अरब डॉलर का, 116 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हो गए, तो खुदारा हमारे कर्जों को रैशनलाइज करें, एक्सपेंसिव कर्जों को पे ऑफ करें। आप कह रहे हैं बॉन्ड लॉन्च किए, बॉन्ड लॉन्च करके लायबिलिटीज है, ये आपकी सॉवरेन गारंटी है। सॉवरेन गारंटी मीन कि ये कुछ भी हो, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इसका मार्कअप भी पे करेंगे और प्रिंसिपल पे करेंगे। और आखिरी जुमला, हुकूमत ने $25 बिलियन तकरीबन पे किए, साल खत्म होने को आया, 19 बिलियन उसमें मार्कअप है, 6 बिलियन प्रिंसिपल है। $19 बिलियन अगर आपका मार्कअप बन गया है तो इट इज अनसस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है। खुदारा कर्जों को प्लीज कंट्रोल करें। इस मुल्क के $116 बिलियन के कर्जे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तमाम चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हुकूमत हर चीज को बड़े पॉजिटिव अंदाज में, जिस तरह से तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर रहनुमा है वो पेश करते हैं, अपोजिशन उसी बात को दूसरे अंदाज में पेश करती है, लेकिन इन द एंड सवाल यही है, और ये सवाल है पाकिस्तान का, कि एक आम आदमी तक अगर हम पॉजिटिव बातें सारी मान भी रहे हुकूमत की कि जनाब बिल्कुल ठीक मईशत जा रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो वो समर जो है वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक आना चाहिए। और जो अवाम का जो सवाल है कि जो महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर जो है काबू होना चाहिए। रिजवान जाफर, इजाजत दीजिए, सवाल पाकिस्तान का।